हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। ये इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में एक चैप्टर होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस निवासीय स्थिति देखी जाती है। तो किसी भी व्यक्ति की या कंपनी है या एचयूएफ है, उसकी निवासीय स्थिति देखी जाती है कर निर्धारण करने के लिए। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष में कौन कौन सी होती है, क्या क्या क्लासेस होती हैं उनकी, कि किस किस तरह की निवासीय स्थिति उनकी मानी जाती है। पहला पॉइंट है, देखिए, भारतीय या विदेशी, ये नहीं होती है। व्यक्ति, फर्म या कंपनी, ये भी निवासीय स्थिति नहीं है। निवासीय स्थिति देखिए ये वाली होती है, सी पॉइंट, निवासी होता है या असाधारण निवासी होता है या अनिवासी होता है, यानी कि वो भारत का रहने वाला है या भारत का नहीं रहने वाला है। और चौथा है निवासी या गैर निवासी। तो इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट है वो ज्यादातर भारत में रहता है गत वर्ष में। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो कुछ कम समय के लिए भारत में रहता है। नॉन रेजिडेंट मींस बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं रहता है भारत में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए 3 पॉइंट हमने देखे, तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी बन रही हैं? देखिए पहले मैंने बताया था आपको रेजिडेंट, दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा नॉन रेजिडेंट, यानी कि 3 कैटेगरी हो गई। तो इसका बी आंसर है 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो निवासी, ये स्थिति जो है वो रेजिडेंट है, निवासी है या अनिवासी है या असाधारण निवासी है? तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जिनको अगर वो पूरा करते हैं तो उसके हिसाब से वो रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति उनकी पता चलती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साधारण निवासी होने के लिए एक व्यक्ति को क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ हमारी बेसिक कंडीशंस होती हैं और कुछ एडिशनल कंडीशंस होती हैं, यानी कि 2 बेसिक कंडीशन बताई गई हैं आयकर अधिनियम में और 2 एडिशनल कंडीशन बताई गई हैं। तो उन पहली 2 बेसिक कंडीशंस में उनको एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है, और निवासी होने के लिए उसे दोनों एडिशनल अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। तो एक निवासी अगर है तो उसको जो आधार शर्त है, बेसिक कंडीशन, उसमें से एक, और जो एडिशनल कंडीशन है यानी अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें, वो दोनों उन्हें पूरी करनी होंगी, तभी वो भारत के निवासी माने जाएंगे गत वर्ष में, यानी प्रीवियस ईयर में। तो इसमें देखिए बी आंसर सही माना जाएगा, एक आधार शर्त तथा दोनों अतिरिक्त शर्तें अगर ये पूरी करता है तो वो भारत का साधारण निवासी यानी निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा पिछले वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में। यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि जो निवासी स्थिति है वो प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। हम किसी वर्ष भारत में रहे तो उस वर्ष हम स्थानीय मतलब निवासी हो गए, किसी वर्ष हम नहीं रहे भारत में, विदेश में ही रहे, तो वो उस वर्ष हम अनिवासी हो गए। तो जो स्टेटस है हमारा, इस निवासी स्थिति है, वो बदल सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं जो एक व्यक्ति को गत वर्ष में निवासी होता है, कि वो कौन सी शर्तें पूरी करता है। तो हमसे यहाँ पर आधार शर्त पूछिए, बेसिक कंडीशन पूछिए कि कौन सी वो पूरी करेगा तब वो निवासी माना जाएगा। तो देखिए 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहला है, वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष वो, ये प्रीवियस ईयर होता है, गत वर्ष एक असेसमेंट ईयर होता है, कर निर्धारण वर्ष। ये पहली वीडियो में हमने देखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता है। तो गत वर्ष में वो पिछले वर्ष कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, एक ये कंडीशन है, शर्त है। दूसरी है कि ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। यहाँ पर ये बताया गया है कि गत वर्ष, यानी अगर वो पहली ऑप्शन ए पूरा नहीं कर पाता है, पहली ए वाली जो कंडीशन है वो शर्त पूरी नहीं कर पाता है, 182 दिन वो भारत में नहीं रह पाता है, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है कि अगर पिछले वर्ष वो कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो,
और इस 60 दिन तो प्रीवियस ईयर गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से उससे पिछले 4 वर्षों में मिलाकर वो कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। तो ये अगर ये कंडीशन वो पूरी करता है ए पॉइंट या बी पॉइंट वाली, तो फिर वो साधारण निवासी माना जा सकता है, निवासी माना जा सकता है। सी पॉइंट है कम से 30 दिन भारत में रहा हो, 60 दिन रहा हो ऐसा कम से कम, ये इसी का पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों हो सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों हैं जो आधार शर्त हैं, वो दोनों ही आधार शर्तें हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, जिनको में से एक उसको पूरा करना जरूरी है। तो ये कौन सी आधार शर्तें हैं? ये दोनों ही आधार शर्तें हैं, ए और बी। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन 5, एक व्यक्ति को साधारण निवासी बनने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये देखिए, ये दोनों अतिरिक्त शर्तें हैं, एडिशनल कंडीशंस हैं। इनमें से देखिए कौन सी उसे पूरी करनी है। He is resident in India for at least any 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। यानी कि वो गत वर्ष को छोड़कर पिछले 10 वर्षों में कम से कम वो 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। यानी कि ये समझने की बात है कि गत वर्ष को छोड़कर उससे पिछले 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष, वो पहली तो दो बेसिक कंडीशन हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी थी, उनमें से कोई एक वो पूरी करता हो, कोई भी 2 वर्ष पिछले 10 वर्षों में से, गत वर्ष को छोड़कर उससे पिछले 10 वर्षों में वो कोई भी अगर एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है तो वो निवासी माना जाएगा। तो ये कंडीशन है। दूसरी है कि गत वर्ष को छोड़कर पिछले 7 वर्षों में वो 730 दिन भारत में, कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये दूसरी अतिरिक्त कंडीशन है कि पिछले 7 वर्षों में, गत वर्ष को छोड़कर उससे पिछले 7 वर्षों में वो 730 दिन भारत में रहा हो। तो अगर ये ए और बी दोनों कंडीशन अगर व्यक्ति पूरी करता है तो वो साधारण निवासी माना जाएगा। अगर इनमें से वो कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करता है तो फिर वो असाधारण निवासी हो जाएगा, वो साधारण निवासी नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि दोनों अतिरिक्त शर्तें उसको पूरी करनी होंगी। ये बहुत समझने के पॉइंट है। दोनों दो बेसिक कंडीशन थी, उनमें से एक पूरी करनी है, और ये दो अतिरिक्त कंडीशन है, एडिशनल कंडीशंस है, इनमें से दोनों पूरी करनी है, तभी एक व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा गत वर्ष में। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया इज डिटरमाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निवासी स्थिति निर्धारित होती है, किस पर निर्धारित होती है, किस चीज पर डिपेंड होता है? गत वर्ष पर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में हमने कई बार देखा कि वो गत वर्ष में निवासी है कि नहीं है, ये देखना है, क्योंकि हर वर्ष निवासी स्थिति बदल सकती है। तो गत वर्ष में देखा जाएगा कि वो कितने दिन भारत में रहा, कौन सी आधार शर्तें, कौन सी अतिरिक्त शर्तें वो पूरी करता है। तो ये सब गत वर्ष के लिए ही है। तो इसका आंसर है प्रीवियस ईयर, यानी बी पॉइंट। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, मैंने आपको बताया, बदल सकती है। तो इसका आंसर है ए, बदल सकती है या नहीं बदल सकती, या निश्चित बदलेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन है, में चेंज, प्रति वर्ष, प्रतिगत वर्ष उसकी निवासी स्थिति एक व्यक्ति की बदल सकती है, कि किसी वर्ष वो भारत में रहा है तो निवासी हो जाएगा, नहीं रहा है तो अनिवासी हो जाएगा, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8, who may be not an ordinary resident from the following। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो नहीं हो सकता, असाधारण निवासी, तो इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अनिवासी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन जो है उसका, वो भारत में ही कर योग्य होगा या भारत में कर योग्य नहीं होगा, या कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो भारत का नागरिक है, विदेश में रहता है, विदेश में सेवा दे रहा है, जैसे फॉरेन सर्विस हमारी होती है, एम्बेसडर्स होते हैं, विदेशी राजनयिक होते हैं जो विदेशों में काम करते हैं भारत के लिए, तो भारत सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं, इसलिए इनकी आय जो है वो भारत में उपार्जित मानी जाती है। तो इसलिए इनका जो वेतन है वो भारत में ही कर योग्य माना जाएगा।
तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, इनकम एक्रूइंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर, कि भारत में अगर आय उपार्जित हो रही है, भारत की वजह से, भारत के में रहते हुए उसकी आय हो रही है, भारत की वजह से उसकी कोई इनकम हो रही है, तो चाहे आप भारत के रहने वाले हैं या भारत के नहीं रहने वाले हैं, या निवासी हैं या अनिवासी हैं या असाधारण निवासी हैं, कोई भी हो आप, भारत में आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर भारत की वजह से आपको आय होती है तो इसलिए आंसर हो गया सभी करदाताओं के लिए, चाहे भारत के रेजिडेंट है या नहीं है, अगर भारत की वजह से आय हो रही है तो आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा, जितनी भी आय आपको हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा कितने दिन, ये पूछा है। यदि उसकी कुल आय गत वर्ष के दौरान 15 लाख रुपए हो तक है तो यानी कि जब हमने बेसिक कंडीशन देखी थी पीछे, आपको याद होगा, तो इनकम कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आय कितनी भी हो कोई मतलब नहीं, कम से कम वो 182 दिन भारत में रहा हो, अगर वो रोजगार के लिए जा रहा है तो 182 दिन की कंडीशन उसे पूरी करनी होगी, तो वो भारत नागरिक जो है वो विदेश जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन उसे भारत में 182 दिन उसको रहना पड़ेगा। A company does not become the following, जो कंपनी, ये तो व्यक्ति की बात होती है, वो निवासी है, साधारण निवासी या असाधारण निवासी है या अनिवासी है, लेकिन कंपनी जो है वो असाधारण निवासी नहीं होती है, वो केवल या तो निवासी होगी या अनिवासी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टैक्सेबल इनकम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, कि कर योग्य आय निर्धारित होगी किस बेसिस पर, कि आप भारत के नागरिक हैं, या आपकी निवासी स्थिति कैसी है भारत में, या कुल आय के हिसाब से देखा जाए तो रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपकी कर योग्य आय देखी जाएगी। अगर आप अनिवासी हैं तो आपके बहुत सी विदेशों से आय है वो नहीं मानी जाएगी, लेकिन भारत के निवासी हैं तो कोई भी आपकी आय हो, कहीं से भी कमाई हो, विदेश से कमाई हो, भारत से कमाई हो, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो निवासी स्थिति देखी जाती है कि उसकी कौन कौन सी आय कर योग्य होंगी। क्वेश्चन नंबर 14। आय भारत के बाहर कमाई गई और वहीं प्राप्त की, परंतु बाद में भारत लाई गई, तो ये आय किसके लिए कर योग्य होगी। तो हमारे 3 कंडीशन है, निवासी है आदमी, या असाधारण निवासी है, अनिवासी है। तो अगर आय भारत के बाहर कमाई गई है, वहीं प्राप्त करी, तो इसका मतलब सब कुछ बाहर है, लेकिन वो बाद में भारत, यानी कुछ एक आध वर्ष बाद भारत में लाई गई, तो ये समझ लें आप कि लाने ले जाने से आय का कोई मतलब नहीं है। आय कमाने के वर्ष देखी जाती है। अब वो कुछ साल वर्ष, कुछ वर्षों बाद आप भारत में लेकर आए तो भारत में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं है कि कोई भी आप हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो बाद में भारत लाई गई है तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत का कर भार निर्भर करता है। कर भार किस पे निर्भर करता है, अभी पीछे भी हमने देखा, करदाता की उम्र के हिसाब से, या करदाता की नागरिकता के हिसाब से, या करदाता की निवासी स्थिति पर। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इस पॉइंट को। रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, करदाता की निवासी स्थिति देखी जाती है कि उस पर कितना कर भार पड़ेगा, कि कौन कौन सी आय उसकी कुल आय में शामिल की जाएंगी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि वो भारत का निवासी है तो ज्यादा बहुत सारी आयों पर उस पर फर्क पड़ेगा, अनिवासी है तो उसकी थोड़ी आय कम हो जाएगी, क्योंकि विदेशों से आय उसकी नहीं मानी जाएगी जो भारत में नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 16। विदेश में व्यापार से आय जो भारत में से नियंत्रित नहीं है, कर योग्य है। फॉरेन कंट्री है, नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो विदेश से आय हो रही है, समझने की बात है, विदेश में कोई व्यापार है उससे आय हो रही है, तो जो केवल भारत का रहने वाला है उसको ही उस पर टैक्स देना है। अनिवासी जो भारत में रहता है नहीं, विदेश में आय हो रही है और विदेशी आदमी है वो बाहर ही रहता है, तो निवासी स्थिति उसकी भारत की नहीं है, तो उसे भारत में टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो केवल जो भारत का साधारण निवासी है, जो केवल निवासी है, वो ही भारत में टैक्स देगा अपनी विदेशी आय पर। तो इसका आंसर हो गया ए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो साधारण निवासी है वही टैक्स देगा भारत में, चाहे आय कहीं भी हुई हो, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो।
नेक्स्ट पॉइंट, इनकम एक्रूइंग इन पेरिस रिसीव्ड देयर। तो बताइए भारत में कर योग होगी कि नहीं होगी? पेरिस में कमाई गई और वहीं प्राप्त आय, किसके लिए भारत में कर योग? देखिए अब पेरिस में कमाई गई आय है, पेरिस में ही आपने काम करा, वहीं प्राप्त करा, यानी किसी काम के लिए आप पेरिस गए होंगे, वहां पे कमाई करी, वहां प्राप्त किया। तो अगर आप भारत के रहने वाले हैं, भारत में निवासी स्थिति आपकी, मतलब निवासी हैं आप, निवासी हैं साधारण, तो ही आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अगर भारत के रहने वाले नहीं हैं तो पेरिस में कमाई गई है, पेरिस में ही प्राप्त करी, तो आपका भारत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर भारत के रहने वाले हैं तो साधारण निवासी हैं भारत के, तभी आपको इस आय पर टैक्स देना होगा। तो ये समझने की बात है कि आप अगर कोई निवासी है तो चाहे विदेश में कमाई गई हो, चाहे भारत में कमाई गई हो, कहीं भी आय कमाई गई हो, अगर भारत के आप साधारण निवासी हैं तो आपको भारत में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। कौन सी कर योग्य आय नहीं है ये बताइए। इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया। देखिए इनकम रिसीव्ड इन इंडिया भारत में प्राप्त हुई है तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा। इनकम एक्रूड इन इंडिया, अगर भारत में उपार्जित हो रही है, भारत की वजह से कमाई हो रही है, तो भारत में टैक्स देना पड़ेगा। विदेशी आय है तो भी टैक्स देना पड़ता है भारत के निवासी को। लेकिन ऐसी कोई आय बिना कर लगी हुई पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई, अब बहुत पुरानी आय होगी किसी और वर्षों की, पिछले वर्ष आप भारत में ले आए, तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गत वर्ष में वो कमाई नहीं गई है, वो और पिछले वर्षों की आय है। तो गत वर्ष अगर आप भारत में लाते हैं तो उस पर कोई आयकर नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, संयुक्त हिंदू परिवार होता है, हिंदू परिवार मिलजुल के रहता था, उसमें जो मालिक होता है वो कर्ता कहलाया जाता है, जो उनका हेड होता है घर में। तो अगर कर्ता भारत का साधारण निवासी है, जो कर्ता है मेन, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो भारत में रहता है, साधारण निवासी है, परंतु गत वर्ष में वो संयुक्त हिंदू परिवार का नियंत्रण एवं प्रबंध आंशिक रूप से भारत के बाहर रहा हो, तो संयुक्त हिंदू परिवार क्या कहलाया जाएगा? यानी कर्ता तो भारत का है, लेकिन उसका बिजनेस जो का नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो कुछ पार्शियली भारत से बाहर रहा है, कि विदेशों से भी कंट्रोल रहा है थोड़ा बहुत उस फैमिली के बिजनेस का। तो उस कंडीशन में जो रेजिडेंट है और जो साधारण निवासी, यानी कि निवासी या साधारण से एक ही बात है, तो रेजिडेंट जो है ए पॉइंट, वही उस पे टैक्स जाएगा, यानी कि हिंदू अंडर फैमिली वही रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानी जाएगी, यानी निवासी मानी जाएगी, क्योंकि कर्ता भारत का साधारण निवासी है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अश्विन के संयुक्त हिंदू परिवार में वह खुद है, अश्विन खुद है, उसकी पत्नी है एवं 2 पुत्र हैं जो करदाता हैं, टैक्सेबल सैलरी होती है सबकी। तो संयुक्त हिंदू परिवार क्या कहलाया जाएगा? अनिवासी कहलाया जाएगा। कब? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, यानी कि जो संयुक्त हिंदू परिवार है, वो अनिवासी तब कहलाया जाता है जब उसका नियंत्रण और ये प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर हो, यानी कि उसका जो बिजनेस है हिंदू अंडर फैमिली का, उसका कंट्रोल, प्रबंधन, नियंत्रण सब कुछ विदेश में होता है, भारत से कोई मतलब नहीं है उसका, भारत के बाहर कंट्रोल हो रहा है। तब इस सिचुएशन में संयुक्त हिंदू परिवार वो अनिवासी माना जाएगा। लेकिन अगर उसका कंट्रोल भारत में हो रहा है तो वो निवासी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी, कि पूर्णतया बाहर हो रहा है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट सब कुछ बाहर है, तो वो अनिवासी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कंपनी भारत के बाहर पंजीकृत हुई है, उसका प्रभावी प्रबंध के स्थान भारत में है, तो गत वर्ष वो क्या कहलाई जाएगी? निवासी या साधारण निवासी या अनिवासी? तो वो निवासी कहलाई जाएगी अगर उसका प्रभावी प्रबंध, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि उसका प्रबंधन कंपनी का भारत में अगर हो रहा है, मैनेजमेंट उसका भारत में हो रहा है, तो वो कंपनी चाहे विदेशी कंपनी है, विदेश में कहीं रजिस्टर्ड हुई हो, लेकिन अगर भारत में उसका प्रबंध हो रहा है, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में है, तो वो भारत की निवासी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए भूतकाल की बिना कर लगी हुई आय जो इंग्लैंड में कमाई गई भारत में लाते हैं, तो गत वर्ष में वह आय कर योग्य होगी, किसके लिए बताइए? तो निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है?
तो मैंने पहले भी हमारा एक क्वेश्चन आया है कि अगर पिछले वर्षों की बिना कर लगी हुई आय अगर आप पिछले वर्ष भारत में लाते हैं तो उसपे कोई कर देय नहीं होता है, क्योंकि वो गत वर्ष की नहीं है, पुरानी है, कोई विदेश में कमाई गई, वहीं प्राप्त की गई, लेकिन अब भारत में लेकर आ रहे हैं तो अब भारत में उस पे यानी गत वर्ष में उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आंसर हो गया नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी हो, चाहे निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी हो, आपको कोई टैक्स उस पर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 23। मिस्टर एक्स भारत में जन्मे एवं पले बढ़े। रोजगार के लिए 16 अक्टूबर 1921 को वो बेल्जियम चले गए। इससे पहले वो कभी भारत से बाहर नहीं गए थे। तो इनकी कर निर्धारण वर्ष 22-23 में निवासी स्थिति क्या होगी? तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर हमें निवासी होने के लिए हमें एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है और दो अतिरिक्त यानी एडिशनल कंडीशन पूरी करनी है। तो इससे पहले तो वो कभी भारत से बाहर गए नहीं, तो यानी कि पिछले 7 वर्ष या 10 वर्ष वो भारत में ही रहे हैं, तो यानी कि एडिशनल कंडीशन तो वो पूरी करते हैं। और पिछले वर्ष की बेसिक कंडीशन है कम से कम 182 दिन भारत में रहे हों। तो अब वो 16 अक्टूबर को गए हैं, तो अब वो वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेकर 16 अक्टूबर तक वो भारत में रहे, तो वो 182 दिन हो गए, 182 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो यानी कि वो बेसिक कंडीशन भी पूरी करते हैं। तो इसलिए वो बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं, दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करते हैं, तो वो भारत के निवासी माने जाएंगे। तो इसका ए आंसर हो गया, वो साधारण निवासी माने जाएंगे। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन अगर पूरी नहीं करते तो असाधारण निवासी हो जाते, लेकिन वो कभी बाहर गए नहीं, तो पिछले 10 वर्ष या पिछले 7 वर्ष वाली जो अतिरिक्त कंडीशनें हैं, हमारी शर्तें हैं, वो इसका मतलब वो पूरी करते हैं, तो अतिरिक्त भी पूरी कर रहे हैं। और पिछले वर्ष वो 182 दिन रहे भारत में। अगर आप 1 अप्रैल से लेकर 16 अक्टूबर तक जोड़ेंगे तो 182 दिन से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो भारत के निवासी माने जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अनिवासी द्वारा पूंजी संपत्ति जो भारत में स्थित है अन्य अनिवासी को भारत के बाहर बेच दी जाती है, तो पूंजी लाभ किस कंडीशन में होगा? कैपिटल गेन्स कहलाया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कैपिटल गेन्स क्या होता है कि कोई चीज हम सस्ती खरीदते हैं और महंगी बेच देते हैं, तो जो उस पर लाभ होता है वो कैपिटल गेन या पूंजी लाभ कहलाया जाता है। तो एक अनिवासी है जो नॉन रेजिडेंट है, विदेशी है, मतलब या बाहर रहता है, उसने किसी बाहर वाले को ही वो जमीन बेच दी, लेकिन वो जमीन भारत में स्थित है, वो संपत्ति भारत में है, कोई भी संपत्ति हो सकती है, मकान हो, जमीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसका पूंजी लाभ कहाँ माना जाएगा? तो इसका आंसर सी माना जाएगा कि अगर जहां पर संपत्ति स्थित है वहां पर उसे उस पर कर देना होगा, टैक्स देना होगा लाभ पर, कि बेचने वाले के स्थान से कोई मतलब नहीं, खरीदने वाले के स्थान से कोई मतलब नहीं, लेकिन जहां संपत्ति स्थित है एट द प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ एसेट, वहां पर उसको कर देना होगा। तो यानी कि उसको भारत में अगर जमीन है, वो स्थिति है, संपत्ति है, तो भारत में उसको टैक्स देना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी समझते हैं हम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है कोई XYZ, भारत में व्यापार करने हेतु अन्य कई कंपनियों से धनराशि उधार ली। यानी कि XYZ जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसने ही बोरोड मनी फ्रॉम वेरियस कंपनीज। तो जो कंपनी, बहुत सारी कंपनियों से उन्होंने लोन लिया, लेकिन वो कंपनी भारत में उन्होंने एक अपनी व्यापार करने हेतु अन्य कंपनियों से लोन ले लिया है। अब क्या करा जाए? भारत में व्यापार करना है उसको, तो कंपनी ने जो उधार लिया उस पर उसने ब्याज दिया। तो जो ब्याज दे रहे हैं, ब्याज की धनराशि जो है वो कहाँ क्या मानी जाएगी? कि भारत में एक्यूर्ड मानी जाएगी, या कर से छूट मिलेगी, या भारत के बाहर की मानी जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया में वो कर योग्य होगी? तो यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि वो भारत में व्यापार करने के लिए ये धनराशि उधार ली गई है, तो ये भारत में उपार्जित मानी जाएगी। भारत की वजह से ये ब्याज की जो आय है वो उधारकर्ताओं को उस पर कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस वो भारत में चल रहा है उसका। तो भारत में व्यापार है तो भारत में ही उपार्जित आय मानी जाएगी। तो ब्याज जिसको भी मिल रहा है उधारकर्ताओं को, वो ब्याज भारत में आय मानी उसकी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, असाधारण निवासी के लिए निम्न आय कर योग्य होगी। असाधारण निवासी जो केवल एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है, लेकिन वो
दोनों अतिरिक्त कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उसको हम असाधारण निवासी कहते हैं। यानी कि वो गत वर्ष में तो भारत में रहा लेकिन पिछले 10 वर्ष या 7 वर्ष वाली कंडीशन वो पूरी नहीं करता है तो उसे हम असाधारण निवासी कहते हैं। तो उसकी जो कौन सी आय भारत में कर योग्य होगी ये देखना है हमें। तो इसमें देखिए, भारत के बाहर उपार्जित व्यापार से आय, वो भारत के बाहर है तो कोई मतलब नहीं। भारत के बाहर उपार्जित संपत्ति से आय से कोई मतलब नहीं, व्यापार से मतलब नहीं, संपत्ति से मतलब नहीं। लेकिन तीसरा पॉइंट देखें, आय भारत के बाहर उपार्जित है और ऐसे व्यापार से जो भारत से नियंत्रित होता है, कि विदेश में कोई बिजनेस चल रहा है लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल, नियंत्रण भारत में होता है, तो उस कंडीशन में जो नॉन रेजिडेंट, ये जो नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, जो असाधारण निवासी है, इसको इस पर कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी समझते हैं। देखिए, एक विदेशी नागरिक है, फॉरेन सिटीजन है, जॉन। उसके पिताजी 1961 में दिल्ली में पैदा हुए, दादाजी भी लाहौर में रहे 1936 में, जब हमारा लाहौर जो पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही था पहले। लेकिन उनकी माताजी 1964 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। अब जॉन पहली बार 1 जून को 2021 में भारत में आया, विदेशी नागरिक है, भारत में आया और 183 दिन भारत में रहा है, फिर अमेरिका चला गया। तो उसका कर निर्धारण वर्ष में निवासी स्थिति क्या होगी? तो समझने की बात है, वो 183 दिन भारत में रहा तो पहली बेसिक कंडीशन वो पूरी करता है, जो कहती है कि 182 दिन कम से कम भारत में रहे हों, तो वो निवासी तो हो गया। लेकिन क्योंकि वो पहली बार भारत में आया गत वर्ष, तो पिछले जो अतिरिक्त कंडीशन है हमारी वो पूरी नहीं करता, कि 10 वर्ष में 2 वर्ष निवासी रहा हो या 7 वर्षों में वो 730 दिन भारत में रहा हो, तो वो कंडीशन पूरी नहीं करता। तो वो केवल एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है, इसलिए वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी असाधारण निवासी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मिस नरगिस हैं जो अनिवासी हैं, उनकी कौन सी आय भारत में मानी जाएगी, कर योग्य होगी? देखिए, 2 माह का वेतन दिल्ली में प्राप्त हुआ है तो जाहिर सी बात है भारत में मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली तो भारत में ही है। बचत खाते का ब्याज मुंबई में प्राप्त, ये कहते नहीं है खाता है, बचत खाते का ब्याज मुंबई में प्राप्त हुआ तो ये भी मानी जाएगी भारत में। बांग्लादेश में कृषि भूमि है तो वो क्योंकि अनिवासी है तो विदेशी आय से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो थर्ड पॉइंट से कोई मतलब नहीं। और चौथी, पूर्व की बिना कर लगी व्यापार से हुई लाभ धनराशि भारत में लाई, तो ये भी बता चुके हैं कि पिछले वर्षों की आय भारत में लाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है गत वर्ष में। तो पहली 2 कंडीशन जो है 1 और 2 की जो आय है वो भारत में मानी जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 बी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा मानदंड प्रभावी प्रबंध के स्थान को दर्शाता है? क्योंकि कंपनी के केस में जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो लोकेशन है वो भारत में मानी जाती है। कब? जब सामान्य बैठक भारत में होती हो, उनकी जनरल मीटिंग, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में होता हो, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग भारत में होती हो। तो ये सी पॉइंट सही है कि जब निदेशक मंडल, क्योंकि नीति सब वही बनाते हैं, तो निदेशक मंडल की बैठक अगर भारत में हो रही है तो वो भारत में उसका इफेक्टिव प्लेस माना जाएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, विदेश में कृषि भूमि से प्राप्त कृषि आय किसके लिए कर योग्य होगी? देखिए, विदेश में कृषि आय हो रही है तो वो एक तरह से हम कृषि आय उसको नहीं मानते हैं, उसे नॉर्मल इनकम मानेंगे। अब विदेशी आय है, विदेश में ही भूमि है, तो केवल जो भारत का निवासी है वही उस पर टैक्स देगा, बाकी लोगों से जो अनिवासी हैं या असाधारण निवासी हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो उस कंडीशन में केवल जो भारत का रहने वाला है वही उस पर कर देगा। तो निवासी जो है, रेजिडेंट जो है इंडिया का, वही उस पर कर देगा। ये समझने की बात है, जो भारत का निवासी होता है, जो पहली बेसिक कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन और दोनों अतिरिक्त कंडीशन पूरी करता है, तो भारत का निवासी माना जाता है। और जो भारत का निवासी है उसे हर तरह की आय पर कर देना है, चाहे उसे भारत में मिली हो या उपार्जित हुई हो, या विदेश में उपार्जित हो या विदेश में मिली हो, कहीं की भी आय हो पूरी दुनिया की, उसे भारत में कर देना होगा अगर वो भारत का निवासी है तो हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर आपके उसमें दूंगा। कोई शक या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, वो शक या सवाल मैं आपके दूर कर दूंगा। थैंक यू।